नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय ऊर्जा के स्रोत। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने आपको इससे पूर्व व्याख्यान में कुछ गृह कार्य भी दिया था और हमने स्वाध्याय करने के लिए आपसे कहा भी था कि इन बिंदुओं पर आप पढ़ के आएंगे। उसी के आधार पर हमने ये शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे आपको। नंबर 1, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा का महत्व। नंबर 3, नाभिकीय विखंडन। नंबर 4, नाभिकीय संलयन। इन प्रमुख शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमने आपको गृह कार्य दिया था, उसका प्रथम प्रश्न था अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। सब लोगों ने नोट भी किया था। हमने कहा था याद करेंगे और लिखेंगे। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, मिलाएं उत्तर को। जीवाश्म ईंधनों के जलने से उनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं हमने आपको बताया था। कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इनके ऑक्साइड वायु के माध्यम में जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ से जब वर्षा होती है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये हमारा प्रश्न था पहला। दूसरा प्रश्न था सोलर पैनल। छोटे छोटे सेल्स के माध्यम से, कल हमने आपको चर्चा में बताया था, सोलर पैनल क्या होता है। छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उनको कई सेल्स को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है उनको सोलर पैनल कहते हैं। ये हमने कल आपको बताया था। और ये कृत्रिम उपकरणों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने कल बताया था। सोलर पैनल होता है, बैटरी होती है, डायनमो होता है, मोटर होता है और हमने कल भूमिगत जल निकालने के लिए इसका उपयोग बताया था। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा गृह कार्य कंप्लीट होता है। इसको याद भी करें और बार बार इसको लिखें। अब हम शिक्षण बिंदु प्रथम की ओर बढ़ते हैं। अध्याय की शुरुआत इस शिक्षण बिंदु से करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय क्रियाओं से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय क्रियाओं से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए नाभिकीय क्रियाएं क्या क्या होती हैं। नाभिकीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, नाभिकीय विखंडन। नंबर 2, नाभिकीय संलयन। कितने प्रकार की क्रियाएं, 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इन दोनों क्रियाओं में बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय संलयन से, दोनों क्रियाओं से ऊर्जा बहुत अधिक प्राप्त होती है। इन दोनों क्रियाओं की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा से आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के से संपन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा अर्थात नाभिक, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित रहता है। अर्थात आपने देखा होगा नाभिक में द्रव्यमान कहाँ होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। और नाभिक में द्रव्यमान जब होगा तो ऊर्जा भी वहीं पर ज्यादा निहित होगी। अब
नाभिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भारी नाभिक, नंबर 2 हल्के नाभिक। नाभिकों का प्रकार हो गया, दो प्रकार के नाभिक हो गए, भारी नाभिक और हल्के नाभिक। भारी नाभिक क्या होते हैं? भारी नाभिक होते हैं जैसे यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ और थोरियम, ये क्या कहलाते हैं? भारी नाभिक कहते हैं। और हल्के नाभिक कौन से होते हैं? हल्के नाभिक होते हैं बेरियम है, क्रिप्टॉन है, ये सब हल्के नाभिक होते हैं। हल्के नाभिक जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी या न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यह नाभिक क्या होता है? भारी नाभिक। आपने सुना होगा कि भारी नाभिक क्या होता है? टूट जाता है। इस प्रकार से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा सतत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा बहुत ही सस्ते एवं अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में इसके संयंत्र भी लगे हैं। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे गुजरात में संयंत्र लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, राजस्थान में संयंत्र लगा हुआ है। हमारे प्रदेश में एक नरौरा एक स्थान है जहाँ पर ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है, उससे नाभिकीय ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का अभिप्राय हमने बताया, जो नाभिक से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के सबके एक चिन्ह होते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा का ये सिंबल है, ये चिन्ह बना हुआ है नाभिकीय ऊर्जा का, इसे नाभिकीय पावर ऊर्जा का चिन्ह कहते हैं। चिन्हों के द्वारा हम बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो वो उसी में से ये है कि नाभिकीय पावर का ये चिन्ह है। चिन्ह के द्वारा हम ऊर्जा का ज्ञान भी कर सकते हैं। ये नाभिकीय एनर्जी का चिन्ह है। अर्थात बम जो बनते हैं, हाइड्रोजन बम और बम जो बनते हैं, इन्हीं नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अर्थात नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु नाभिकीय ऊर्जा का महत्व। जैसा कि आपने देखा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, उसी के संदर्भ में नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है दैनिक जीवन में। नाभिकीय ऊर्जा का महत्व है, नाभिकीय विखंडन के पश्चात अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। उस अपार ऊर्जा को वाष्प में यदि बदल लिया जाए तो उससे वाष्प से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसका एक महत्व है। नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण को कम से कम फैलने देती है। नाभिकीय ऊर्जा विशाल मात्रा में, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा कम लागत में अधिक प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा स्थायी ऊर्जा का एक आधार है। नाभिकीय ऊर्जा स्थायी ऊर्जा का एक आधार है। इस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को जानने के लिए इन सभी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को समझना अति आवश्यक है। अगला शिक्षण बिंदु है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि विखंडित होना, नाभिक का विखंडित होना। अर्थात एक बड़ा नाभिक जब छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। अब बड़ा नाभिक बड़े कौन कौन से होते हैं? जैसे यूरेनियम है, बड़ा नाभिक है। प्लूटोनियम है, बड़ा नाभिक है। और क्या है? थोरियम। ये नाभिक बड़े नाभिक होते हैं। जब इन पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो यह नाभिक
छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया जो है वो भी नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आती है। अब छोटे नाभिक किसमें टूटेंगे? जैसे यूरेनियम पर हम मंद न्यूट्रॉन की बमबारी के बौछार करें तो यूरेनियम जो है छोटे छोटे नाभिकों जिनका नाम है बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। टूटने के साथ साथ हमने पहले भी बताया था इसको टूटने से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा, नाभिक एक बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। समझ गए होंगे आप। अब यूरेनियम क्या? यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, U92 235 और U92 238। ये यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक की परिभाषा हमने पिछले उसमें अध्याय में बताई थी, जिसके देख रहे हैं कि इसके द्रव्यमान संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न है और क्रमांक इनका सेम है। इसलिए इनके यूरेनियम के दो समस्थानिक 92U 235, 92U 238, अर्थात यूरेनियम 92 235 पर जब मंद इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है, देखिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं कि यूरेनियम 92 235 पर मंद इलेक्ट्रॉन अर्थात उसका आवेश धीमा होता है, ऐसे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह U92 236 नाभिक में बदल जाता है। यहाँ आपने देखा कि यूरेनियम इस नाभिक की जो ऊर्जा होती है वो शोषित कर लेता है। इस प्रकार से ये अस्थाई नाभिक प्राप्त होता है। ये कैसा नाभिक है? अस्थाई नाभिक है। अस्थाई नाभिक होने का अभिप्राय यह है कि अस्थाई नाभिक अपने छोटे छोटे भागों में विभक्त होगा और छोटे छोटे भागों में जब विभक्त होगा तो उन छोटे भागों का नाम है बेरियम और क्रिप्टॉन। इस नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का समीकरण हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यूरेनियम 92 235 प्लस ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। ये है यूरेनियम और ये आपका न्यूट्रॉन पे जब बमबारी होती है तो क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम 92 236। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? ऐड हो गया। और ये अस्थाई हमने अभी बताया कैसा होता है? अस्थाई होता है। और अस्थाई होने के साथ साथ अस्थाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये विखंडित हो जाता है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग होते हैं? बेरियम 56 139 इसका द्रव्यमान होता है, प्लस क्रिप्टॉन Kr 36 और 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन
प्लस ऊर्जा। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये समीकरण प्राप्त होता है। ये आता है, इसका नाम है बेरियम और इसका नाम है क्रिप्टॉन, और एक 3 न्यूट्रॉन ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऊर्जा है वो और अधिक प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पर द्रव्यमान 236 है और यहाँ पर द्रव्यमान, इसकी संख्या में अंतर आता है, अंतर द्रव्यमान संख्या में अंतर आता है। इस द्रव्यमान संख्या में अंतर जो आता है, एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, उन आइंस्टीन ने ये बताया कि इसमें द्रव्यमान संख्या में जब अंतर आ जाता है, भार में जब अंतर आ जाता है, तो उन्होंने एक समीकरण दिया, आइंस्टीन का समीकरण E इक्वल टू mc²। ये जो द्रव्यमान संख्या में अंतर आता है वो m के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात m इक्वल टू डेल्टा m, अर्थात m2 माइनस m1। द्रव्यमान की संख्या में अंतर होता है, अर्थात ये भाग जो है, इतना भाग, इस भाग में द्रव्यमान की संख्या में अंतर प्राप्त होता है। इसलिए आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया, जिस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को हम E इक्वल टू mc² लिखते हैं। m अर्थात द्रव्यमान भार है और c प्रकाश का वेग है। इस प्रकार से हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर बेरियम का जो क्रमांक है 56 प्राप्त होता है और इसका भार, ये भार कहलाता है, इसका भार 139 है। इन दोनों भारों को जब ऐड करें तो इस संख्या के भार के बराबर होना चाहिए, जो नहीं होता है। इसलिए इसके भार में जो ये भार है उसमें क्या आ जाती है, विलुप्तता आ जाती है। विलुप्तता मतलब उसमें अंतर आ जाता है। उस अंतर को दूर करने के लिए, उस अंतर को समझाने के लिए आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को समझाने की कोशिश की और उन्होंने E इक्वल टू mc² एक समीकरण दिया। इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है, सन 1939 में जर्मन के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने इस समीकरण को, इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम समझाया था। इसलिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को ऑटो हॉर्न की प्रक्रिया भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। तो यहाँ पर देखें, ये भारी नाभिक है, ये अस्थायी नाभिक है। ये दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिकों में, पहला नाभिक बेरियम, दूसरा नाभिक है क्रिप्टॉन, छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और टूटने के पश्चात यहाँ 3 न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं और 3 न्यूट्रॉन बढ़ने से इसमें ऊर्जा और अधिक प्राप्त होती है। इसलिए नाभिकीय विखंडन की क्रिया में सदैव ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन को हम समीकरण के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिशन भी कहा जाता है। अगले शिक्षण बिंदु नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन या इंग्लिश में कहें न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिकों का
संयुक्त होकर बड़े नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अर्थात इस क्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर मिलकर जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया में भी अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात नाभिकीय संलयन ऊर्जा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन भी माना गया है। नाभिकीय संलयन दो छोटे नाभिक, हम यहाँ पर दो छोटे नाभिक को लेने के लिए हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। इनमें से 2 समस्थानिक को लें और 2 समस्थानिक से एक हम बड़े नाभिक का निर्माण करें जिसका नाम है हीलियम। उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन के समीकरण को हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों के माध्यम से समझा सकते हैं इस प्रकार से। हाइड्रोजन के समस्थानिक इसका नाम है प्रोटियम, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटियम या प्रोटॉन। दूसरा है 1s2 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। तीसरा है 1s3 ट्राइटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने लिखे 1h1, 1s2, 1s3। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। ऊपर इनका द्रव्यमान होता है और नीचे इनका क्रमांक होता है। समस्थानिक की परिभाषा भी यही है कि जिनके क्रमांक समान हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम नाभिक लेंगे। 1s2 प्लस 1s2 is equal to H1s3 प्लस 1h1 प्लस, यहाँ देखें ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नाभिक, एक नाभिक, ये दूसरा नाभिक इस तरह से संलयित होता है, जोड़ता है, तो यहाँ पे आपको ट्राइटियम नाभिक का निर्माण होता है। ट्राइटियम नाभिक का निर्माण होता है और प्रोटियम नाभिक ये रहता है। ये प्रोटियम नाभिक है। यहाँ पर 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इस प्रक्रिया में प्राप्त होती है। अर्थात नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ट्राइटियम 1s3 प्लस ड्यूटेरियम 1s2 is equal to 1, 2 plus न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है।
यहाँ पर देखें कि दो ड्यूटेरियम के दो ये अर्थात 3 ड्यूटेरियम के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 4.0 17.6 कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात नाभिकीय विखंडन वो नाभिकीय संलयन से 2 हल्के नाभिक या 3 हल्के नाभिक को जोड़ने से हमने एक भारी नाभिक का निर्माण किया, बड़े नाभिक का निर्माण किया। उसका नाम है हीलियम और इसमें न्यूट्रॉन के साथ साथ बहुत अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय संलयन की ऊर्जा कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उससे अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की मात्रा अपार। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के आधार पर हमने ड्यूटेरियम के 3 नाभिकों को लेकर एक बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण किया है। इस प्रकार से नाभिकीय संलयन की क्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जो की पॉइंट्स हैं इस अध्याय के, जो की पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हम पाठ को समाप्त करने के बाद की पॉइंट पे आते हैं। ऊर्जा के स्रोत आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? वो ऊर्जा स्रोत जिनको हम बार बार उपयोग करते हैं लेकिन वो खर्च नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग हम केवल एक बार ही करते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरागत स्रोत क्या है? परंपरागत जिनको हम बहुत पहले से उपयोग में लाते रहे हैं उनको परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन देखिए परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये सब किसके अंतर्गत? जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत आते हैं, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र का अर्थ यह है ताप के द्वारा जो संयंत्र लगाते हैं, जो सिस्टम लगाते हैं, उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। हमने चित्र बना के आपको दर्शाया भी था कि प्रेशर कुकर में पानी को लेते हैं और एक निकास नली के द्वारा उसमें टेनिस की बॉल लगाते हैं और उसको डायनमो से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वो आपका बल्ब जलने लगता है। वो तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा संपन्न होता है। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र हमने बताया था डैम बना के, बांध बना के टरबाइन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत अर्थात परंपरागत स्रोत की आवश्यकता पूर्ति न करने के बाद अब हमें वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से
ऊर्जा की हम जब पूर्ति करते हैं उसे कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा स्रोत। इस प्रकार से सौर कुकर मैंने बताया था, सौर पैनल के माध्यम से कैसे उसका उपयोग किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के ताप से उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मैंने डिटेल में बताया था। समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्रों से ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा मैंने बताया था, एक ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक तरंगों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे कहते हैं समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा। समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा। इस प्रकार से अब आते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा जो ऊर्जा नाभिक से प्राप्त होती है, नाभिक की क्रियाओं से प्राप्त होती है, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो कारणों से, दो यंत्रों से प्राप्त होती है, दो संसाधनों से प्राप्त होती है। एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आज इसकी महती आवश्यकता है, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा इसका बहुत अच्छा स्रोत है। ऊर्जा का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता स्रोत है। यह स्रोत सबसे आसान स्रोत है। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा जो प्राप्त होती है विद्युत के द्वारा, विद्युत उसको जल वाष्प बना के विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा बम का, हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी ऊर्जा के तहत किया जाता है। तो इस तरह से आपके इस अध्याय के शिक्षण बिंदु के बाद ये की पॉइंट्स हुए, इन की पॉइंट्सों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के इस अध्याय का होमवर्क जो आज हमने शिक्षण कार्य किया है उसका होमवर्क है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। प्रश्न A1 है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखकर समझाइए। नंबर आगे, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। ये आज के होमवर्क हैं, इनको आप नोट कर लें और इनको याद करें। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।